गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोट कर पाओगे कि अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत बड़े यहाँ पर आरोप हमें देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये किसी ऑपोजिशन पार्टी ने नहीं, बल्कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लगाए हैं। सर, क्या है आरोप यहाँ पे? देखो, एक्चुअल में ना अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में ब्राइबरी करके कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। इनफैक्ट आप लोग एथिक्स के अंदर पढ़ते होंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, है ना? तो एक्चुअल में अडानी ग्रुप के ऊपर इल्जाम ये लगाया गया है कि भारत के अंदर ना कुछ स्टेट्स के अंदर यहाँ पर इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स इनको चाहिए थे, वो प्रोजेक्ट्स पाने के लिए इन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को घूस दी है, यानी कि ब्राइब दी है। और इस ब्राइब के बदले उन्होंने फिर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स थे वो अडानी ग्रुप को दिए। फिर अडानी ग्रुप ने जब ये दिखाया कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको इंडिया के अंदर मिले हैं, तो आगे जाके उन्होंने यूएसए से पैसा, अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा लिया। एंड इस तरह से यहाँ पर यूएसए के इन्वेस्टर्स को उन्होंने गलत चीजें यहाँ पर बताकर एक तरह से पैसा रेज करने की कोशिश करी है। तो ये ब्राइबरी का जो मामला है और सिक्योरिटीज फ्रॉड का मामला है, ये हमें देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट चलो, ब्राइबरी वाला मामला अलग है। ये जो आपके अडानी के जो उनके नेफ्यू है ना, उनके ऊपर भी यहाँ पर आपको चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। और जो चार्जेस है ना, वो वहाँ की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने लगाए हैं। बेसिकली जैसे इंडिया में सेबी होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर ये एलिगेशंस आपके जो वहाँ पे एसईसी है उसके द्वारा यहाँ पे लगाए गए हैं। तो डेफिनेटली देखो, अडानी ग्रुप के ऊपर थोड़ी सी अब आज के समय थोड़ी दिक्कत फेस हो रही है, राइट? जो इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं। एंड अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो दैट इज समथिंग टू बी सीन कि आगे इसके रिगार्डिंग क्या होगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 22 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट। दरअसल में यूनिसेफ के द्वारा ना ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है। पहले थोड़ा यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यूनिसेफ आप जानते होंगे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से जाना जाता है। हालांकि ओरिजिनल जो इसका नाम था दैट वाज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका नाम थोड़ा सा चेंज अब किया गया है, ठीक है। 1946 के अगर आप नोटिस करोगे, तब से जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये एक एजेंसी है यूएन की, जो कि दुनिया भर के अंदर बच्चों के लिए अलग अलग तरह की जो मदद है, डेवलपमेंट एड है, वो प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने आपको बताया, 1946 में इसका फाउंडिंग होती है एंड 192 देश इसके आपको मेंबर्स बेसिकली ऑपरेट होती हुई देखने को मिल जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब कंट्रीज की गवर्नमेंट हो गया, वो यहाँ पे इनको सपोर्ट करती है। कुछ एनजीओज वगैरह भी इनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। इस तरह से इसकी यहाँ पे पूरी फंडिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ एक कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है 1989 का, वो इसको गाइड करता है। एंड 1965 के अंदर ना यहाँ पर इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। मैंने आप लोगों को बताया था नोबेल पीस प्राइज में कि ये संस्थाओं को भी मिल सकता है, तो उसी में एक संस्था आप देख पाओगे कि यूनिसेफ को भी नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, एक तो यूनिसेफ की एनुअल रिपोर्ट एंड दूसरी है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 2050 की, तो 2050 में ना जो दुनिया भर में बच्चे होंगे, उनमें से 15% बच्चे होंगे भारत के अंदर। और अगर आप इसका नंबर जानना चाहते हो, तो वो नंबर होगा लगभग 35 करोड़। तो इंडिया में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, मतलब 2050 तक तो 35 करोड़ बच्चे हो जाएंगे, विच इज अ मैसिव मैसिव नंबर। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज आप जानते ही हो कि कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। पर क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको कर रहा है? वो बच्चों को कर रहा है। तो 2050 तक ना आप नोटिस कर पाओगे, जितने बच्चे आज के समय है उससे लगभग 8 गुना ज्यादा बच्चे एक्सट्रीम हीट हो गया, इस तरह क्लाइमेट चेंज के साथ इम्पैक्टेड होंगे। बाकी साथ में आप नोटिस कर पाओगे, अगर हम बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की, तो डिजिटल डिवाइड अगर हम बात करें हाई इनकम कंट्रीज के अंदर, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर लगभग 95% से भी ज्यादा जो लोग हैं उनके पास इंटरनेट एक्सेस है। पर अगर लो इनकम कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर केवल और केवल 25-26% के आसपास ये नंबर होता है। तो दैट इज अ बिग इशू। उसके साथ ही आप बात कर सकते हो, जैसे 2050 के समय इंडिया की लगभग जो आधी आबादी होगी वो कहीं ना कहीं शहरों में रह रही होगी। तो शहरों के अंदर क्या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बच्चों के फ्रेंडली हो? ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज बच्चों के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, ताकि आने वाली फ्यूचर डिमांड्स को हम अच्छे से मीट कर पाए। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो होता है वो हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे होता ही है, खासकर आपके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं एंड आपके जो लो इनकम कम्युनिटीज हैं। ऐसा यहाँ पे कहना है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, जो कि यूनिसेफ के द्वारा रिलीज करी गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025, राइट?
ये हमारा जो बैच है ये स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आपका पूरा पूरा प्रीलिम्स का जो सिलेबस होगा वो कवर किया जाएगा यूजिंग प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, एंड साथ साथ यहाँ पर आपकी रिग्रेस प्रैक्टिस भी होगी। तो यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस एट द सेम टाइम आपकी डेली बेस पे प्रैक्टिस होती रहेगी, एंड उनके आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे ताकि आप देख पाओ कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो और कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है। फिर मेंटरशिप वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है, एंड साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे सेक्शनल टेस्ट और फुल लाइन टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत और भी बेहतर कर सकते हो। दोस्तों ये जो बैच है ये इंग्लिश में है और ये ऑनलाइन चलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस पर्टिकुलर बैच का लिंक आपके लिए दे दिया है, तो वहां पर जाकर आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंडिया कैरिकॉम समिट 2024, इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था कि कैसे G20 के समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे। उसके बाद ही जो मोदी जी वो यहाँ पे गए, कहाँ पे, गुआना। दरअसल में क्या है, वो यहाँ पे इसलिए गए बिकॉज ऑफ द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट। तो थोड़ा हमें यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ और आखिर कैरिकॉम है क्या। देखो कैरिकॉम की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे आना होता है कैरिबियन सी वाले रीजन के पास में। बेसिकली कैरिकॉम का अर्थ क्या है, दिस स्टैंड्स फॉर आपका कैरिबियन कम्युनिटी, एंड इसके अंदर टोटल 15 देश देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे देश है, बहुत सारे, एंटीगा बारबुडा हो गया, बहामास हो गया, ये सारे आप 15 देशों के नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दिस द 15 कंट्रीज विच आर द मेंबर ऑफ कैरिकॉम। ठीक है। अब होता दरअसल में क्या है कि 1973 के अंदर ना एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ चैगुरोमास। ठीक है, ये पर्टिकुलर ट्रीटी के माध्यम से कैरिकॉम को फॉर्मेशन होता है। इसके सेक्रेटरी आपको गुआना के अंदर जो जॉर्ज टाइन है वहां पे देखने को मिल जाते हैं। हर 6-6 महीने के बाद इसकी चेयरमैनशिप यहाँ पे रोटेट होती है। ठीक है, तो अभी जो है एंटीगा एंड बारबुडा के पास आपको करंट चेयर देखने को मिल जाएगी। कोशिश दोस्तों यही है कि यहाँ पर जो इतने छोटी छोटी कंट्रीज है ना, ये अगर साथ में मिलकर आप सोचो कि वोटिंग करें, मान लो जैसे यूएन के अंदर हो गया, कहीं और पे हो गया, तो डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट को ये साथ में प्रोटेक्ट कर पाएंगे, साथ में अपनी बात को आगे अच्छे से रख पाएंगे। ये होता है कैरिकॉम का मतलब। प्लस एट द सेम टाइम आपस में इनकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी बढ़ेगी, सबको बेनिफिट्स आपस में साथ में शेयर होंगे, एंड इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उनको भी साथ में ये बना सकते हैं। ये यहाँ पे फोकस रहता है कैरिकॉम का। ठीक है। अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे गए, उन्होंने फोकस किया ना 7 पिलर्स के ऊपर किया, और 7 पिलर और कुछ नहीं, वो कैरिकॉम ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी से है कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, ए से आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर, आर से है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, आई से है आपका इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड, सी से है आपका क्रिकेट एंड कल्चर, ओ से है ओशन इकोनॉमी, एंड एम से आपका मेडिसिन। तो इस तरह से ये बन गया कैरीकॉम। तो ये है हमारा फोकस इन 7 पिलर्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक आइडिया जैसा कि होता ही है कि एग्रीकल्चर के अंदर हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात करने हैं। भारत ने ऑलरेडी यहाँ पे $150 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी अनाउंस करी है। बाकी ट्रेड को हम यहाँ पे स्ट्रेंथन करेंगे। क्रिकेट जो है एक शेयर्ड कल्चर है, बहुत सारे, जैसे आप नोटिस कर पाओगे ना यहाँ पे, जैसे आपका एंटीगा बारबुडा हो गया या फिर ना बाकी और जो देश है वहां पर भी क्रिकेट काफी अच्छे खासी मात्रा में, जैसे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो को आप देखोगे, बहुत सारे जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स होते हैं वो यहाँ पे इस टीम से खेलते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि अभी यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, एंड ये 7 पिलर्स के ऊपर यहाँ पे चर्चा हुई है कि इस तरह से हम अपने दोनों देशों मतलब इंडिया और कैरिकॉम कम्युनिटी के बीच में अपने जो रिश्ते हैं वो और बेहतर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज संयुक्त विमोचन 2024। देखो भारतीय आर्मी ने ना सक्सेसफुली एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, कहाँ पे, अहमदाबाद और पोरबंदर गुजरात के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक्चुअली में ना इसमें इंडियन आर्मी तो थी, उनके अलावा इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, हमारा जो एनडीआरएफ हो गया, राइट, इसके अलावा और भी एजेंसीज थी, एंड इवन हमारे जो कुछ पड़ोसी देश है ना, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो है क्या ये एक्सरसाइज में, दरअसल में ना हम देखना चाह रहे हैं कि भाई कल को कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कल को साइक्लोन आ जाए, तो कितनी हमारी प्रिपेयर्डनेस है, राइट, कितनी तरह से हम कहीं ना कहीं रिएक्ट कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ की आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान में ये रखना है कि जो कोनार्क कॉर्प्स है, सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, उनके द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई, ये देखने के लिए कि नेचुरल डिजास्टर्स के रिगार्डिंग हम कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कितना प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं, कितने चीज़ से हम वहाँ पे रिएक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑन साइक्लोन मैनेजमेंट अहमदाबाद के अंदर देखने को मिली, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि अगर मान लो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपका आता है तो वहाँ पे कैसे हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रहा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको संयुक्त विमोचन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा दोस्तों टॉपिक है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024। अब ये क्या मुद्दा है सर? देखो कुछ टाइम पहले ना मैंने आप लोगों को थैलेसीमिया के बारे में समझाया था, जब हमने याद करो, जब हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था ना, तभी मैंने आप लोगों को थैलेसीमिया के बारे में समझाया था। दरअसल में थैलेसीमिया में पता क्या होता है, थैलेसीमिया में ना क्या होता है कि एक नॉर्मली ये इनहेरिटेड होती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है आपके ब्लड के अंदर जो सब्सटेंस होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हीमोग्लोबिन, राइट।
अगर मान लो आपकी बॉडी या तो हीमोग्लोबिन कम प्रोड्यूस कर रही है या प्रोड्यूस कर ही नहीं रही, तो उस केस में क्या होगा? अरे भाई, अगर ये हीमोग्लोबिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा जो कि आपके आरबीसीज यूज करते हैं आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, फिर दिक्कत होगी आपको, है ना? तो इस केस में कई बार बच्चों के केस में खासकर ये चीज होती भी है कि उनकी बॉडी ये चीज प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, फिर सारा दिन थकावट वगैरह फील होती है और बॉडी में आपका खून ही नहीं एक तरह से बन रहा, राइट? तो उस केस में अनीमिया या बाकी और समस्याएं भी हो सकती हैं। फिर उस केस में ना बच्चों को बहुत सारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करवानी पड़ती है ना? तो महीने में एक बार या ऐसे कुछ मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनकी होती है और अनीमिया से इस तरह से बचा जाता है। कई बार जब बहुत ज्यादा बार आप ऐसी चीजें कर लेते हो तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आती है कि आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हो। तो ये होती है थैलेसीमिया की कंडीशन, राइट? बच्चों में खासकर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमारे सामने ना एक संस्था है, आप जानते होंगे, कोल इंडिया लिमिटेड, है ना? CIL के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ये अपने आप में एक महारत्ना एंटरप्राइज देखने को मिल जाएगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जिसको 1975 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था और ये कोलकाता के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है ना, इन्होंने काफी अच्छा काम किया है आपके जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इनका एक ऑब्जेक्टिव, इनका मतलब एक आप कह लो कि इनका प्रोजेक्ट है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं थैलेसीमिया पेशेंट्स को ये ट्रीट कर रहे हैं। तो बहुत सारे इस तरह से इन्होंने बच्चों को भी, पेशेंट्स को, काफी सारे बच्चों को इन्होंने ट्रीट किया है। इसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए ना इनको मिला है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो CSR कैटेगरी है उसके अंदर यहाँ पर इनको अवार्ड मिला है। आप पूछेंगे कि किसने इनको अवार्ड दिया है? देखो, दरअसल में एक संस्था है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। ये 1994 में स्टैब्लिश हुई थी, एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है, जो दुनिया भर में कहीं पर भी कोई अच्छी चीज होती है उसको कहीं ना हाईलाइट करने की कोशिश करता है, उसको प्रमोट करता है, उसको रिवॉर्ड देता है। अब कोल इंडिया लिमिटेड ने भी अच्छा काम किया है थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए इन द CSR कैटेगरी, ठीक है, बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। तो इस वजह से द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके इसके द्वारा यहाँ पे इसने इसको ये ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड को देखने को मिल जाता है, राइट? अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ये थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक्चुअल में पहली बात तो आप थोड़ा समझो कि ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज है क्या। इंदिरा गांधी पीस प्राइज को 1986 में पहली बार अवार्ड किया गया था। मान लो दुनिया भर में कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, राइट? फिर उनको यहाँ पे उनके अच्छे कामों के लिए यहाँ पे उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। एंड डेफिनेटली ये श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनके ऊपर ही यहाँ पे ये पीस प्राइज यहाँ पे दिया जाता है। कौन देता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो है ना, वो यहाँ पे देता है और लोकेशन है इसकी नई दिल्ली, ठीक है? अब यहाँ पे जो इस अवार्ड को जीतता है उसको 25 लाख रुपए एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो एक साइटेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो पिछले साल का जो प्राइस था ना, वो मिला दो लोगों को। कौन है ये दो लोग? एक है डेनियल बेरनबॉइम और दूसरा है अली अबू अवाद। देखो, ये जो अली अबू अवाद जी की मैं बात करूं ना, दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे इनको ना इसराइल में रखा गया, काफी लंबे टाइम के लिए इसराइल की जेल में रहे, 1990 की बात है, ठीक है? और साथ साथ उनकी जो मदर थी उनको भी हंगर स्ट्राइक पे थी काफी टाइम के ऊपर। और इनफैक्ट इन्होंने नोटिस किया, अली अबू अवाद जी ने, इन्होंने नोटिस किया कि यार बहुत सारे इसराइल के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इसके अपने साथियों के, मतलब जो पैलेस्टीन के लोग थे, उनको मार गिराया, पर फिर भी इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसराइल के ऊपर जाकर अटैक करूं। इनका ऐसा मानना था कि यार ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है ना? मतलब एक देश के बंदा मरता है या दूसरे देश का बंदा मरता है, फर्क नहीं पड़ता, आपस में शांति स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली इन्होंने अपनी एक तरह से कह लीजिए जो नॉन वायलेंस स्ट्रगल थी ना, उसको यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता था कि कोई जूइश सोल्जर, मतलब कोई इसराइल का कोई सोल्जर है जो कहीं ना कहीं घायल हो रखा है, तो उसका भी इन्होंने इलाज किया। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से इन्होंने अपना एक तरह से नॉन वायलेंट तरीके से दोनों देशों के बीच में शांति स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने कोशिश करी। इसके लिए उनको ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला। और साथ साथ जो हम बात करें डेनियल बोरेनबॉइम जी की, ये दरअसल में ना आपके पियानो से, अपने म्यूजिक से एक तरह से दुनिया भर में शांति का संदेश देते हैं, तो इसलिए इनको भी यहाँ पे अवार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है अफ्रीकन पेंगुइन्स के बारे में। देखो, अभी न्यूज क्या आई है कि जो अफ्रीकन पेंगुइन है, जिसको आप पिक्चर में यहाँ पे देख पाओगे, इनको ना IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड अब कर दिया गया है। अब इनका स्टेटस क्या होगा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखो, दरअसल में अगर हम बात करें 1991 के अंदर, तो इनकी संख्या कुछ 42,000 के आसपास थी। अब ये जो नंबर रह गया है ना, ये आपका 10,000 ब्रीडिंग पेयर से भी कम रह गया है। तो अपने आप में काफी चिंताजनक विषय है। एंड इनफैक्ट लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर ढंग से हमने एफर्ट नहीं ना लिए, तो हो सकता है बस 10 साल और है, 2035 तक हो सकता है ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो जाए। तो विच इज वेरी वेरी
डेंजरस फॉर अवर वर्ल्ड, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इनको बचाएं। देखो यहाँ पर आप इनको पिक्चर में देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हम इनके बारे में थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, इनकी ना बॉडी के ऊपर आपको ये मार्क्स देखने को मिल रहे हैं काले तरह से, है तो बॉडी वाइट, पर इसके ऊपर इस तरह से आपको मार्किंग्स देखने को मिल जाती हैं। ये जो आपकी मार्किंग होती है ना, ये हर पर्टिकुलर अफ्रीकन पेंगुइन के लिए अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगी। दरअसल में इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्स, FLEC के। ये जो फ्लैक होते हैं ना, ये हर पर्टिकुलर बंदे मतलब हर पर्टिकुलर अफ्रीकन पेंगुइन की बॉडी के ऊपर अलग अलग मार्किंग आपको देखने को मिलती है। इसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपस में जो बात करते हैं ना, ये कम्युनिकेट करते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज से मोस्टली कर लेते हैं, बोलते भी हैं बट बॉडी लैंग्वेज से भी अपने आप में ये कम्युनिकेट कर लेते हैं। अब हो क्या रहा है, दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि दरअसल में जो पेंगुइन्स होते हैं ये खाते पता क्या है, ये अलग अलग तरह की मछलियां खाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर इन डिफरेंट डिफरेंट आपको इनके आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, एक सेकेंड। यस, ये यहाँ पे आपको एक सर्डाइंस का जो नाम लिखा हुआ है ना, ये सर्डाइन कुछ और नहीं है, ये एक मछली की ही प्रकार है, तो इस मछली को खाते हैं। उसी तरह से जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे नाइट स्मेल्ट की, नाइट स्मेल्ट भी एक बहुत ही छोटी तरह की मछली होती है जो कि इंसान भी खाते हैं, तो नाइट स्मेल्ट भी इनके ही आपका देखने को मिल जाएगा। और जो कैप्लिन की हम बात कर रहे हैं, ये कैप्लिन आपको स्मेल्ट फैमिली की ही आपको एक स्मॉल फराज फिश आपको देखने को मिल जाती है। तो मेजरली इनका जो फोकस रहता है वो आपका फिशेस और उसके अलावा स्क्विड्स हो गया, क्रस्टेशियंस हो गया, उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक तो पहली बात ये है कि इनको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, प्रॉपर फूड है, वो नहीं मिल रहा, क्योंकि एक तरह से फिशिंग का दिक्कत आई है, ऊपर से आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, प्रेडेटर्स हो गया, डिजीजेस हो गया, ऑयल स्पिल्स की वजह से भी इनको यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है काफी हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिली है। उसके अलावा टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, इंडस्ट्रियल फिशिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब चीजें हो गया। तो कोशिश यही है, पहली बात तो इनका जहाँ पे एरिया है ना, उसको हम नो फिशिंग जोन एक तरह से डिक्लेयर किया गया है, बेसिकली फिशिंग के बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल नेस्ट हो गया, न्यू कॉलोनीज यहाँ पे बनाई जा रही हैं ताकि इनकी ब्रीडिंग को हम यहाँ पे सपोर्ट कर पाए। थोड़ा सा इनका लोकेशन समझो कहाँ पे हम इनकी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ना, पहली बात तो आप साउथ अफ्रीका में आएंगे ना, यहाँ पर आपको यहाँ पे डायर आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। डायर आइलैंड के ऊपर आपको इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। और इनका नाम ही क्या है, नाम ही सर अफ्रीकन पेंगुइन है ना, तो आप नोटिस कर पाओगे आपका नमीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर आपको इनकी ठीक ठाक मात्रा देखने को मिल जाती है। तो अफ्रीकन पेंगुइन बेसिकली वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंगुइन स्पीशीज है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया नमीबिया, पोर्ट एलिजाबेथ हो गया, उन रीजन में देखने को मिल जाते हैं, पर लार्जेस्ट कॉलोनी कहाँ पे है, दैट इज इन डायर आइलैंड। बाकी इनके आप फीचर्स देख ही पाओगे, ठीक है, ब्लैक व्हाइट ग्रे डेंस आपको फेदर्स इनके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनकी एक बीक होती है, ब्लैक फीट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग अफ्रीकन पेंगुइन जो आपको जानने चाहिए। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जब एक बिल को ज्वाइंट सीटिंग के लिए रेफर किया जाता है तब क्या होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आपका मुझे कमेंट्स में आंसर बताओगे। दूसरा, हाँ, ये तो कल होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है, कि इनमें से कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान में अपना जिक्र नहीं पाती हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना जोनल काउंसिल की, तो आप जानते हो ये तो क्या होती है सर, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, यानी कि ये एक्ट से बनी हुई है, तो ये तो संविधान में नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से अगर दोस्तों मैं बात करूं आपकी प्लानिंग कमीशन की और आपकी एनडीसी की बात करूं, तो दरअसल में ये जो संस्थाएं हैं ना, ये भी आपको संविधान में इनका जिक्र आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसके लिए अगर कोई आपसे पूछे इनमें से कौन कौन सी संस्थाएं हैं, द ऑल द 3 आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3, क्योंकि इसने पूछा है डू नॉट फाइंड मेंशन। एक, हाँ, ये आज का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन कोल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा जीबी के बारे में। जीबी के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन है, तो बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। और क्या होमवर्क था कल का एक होमवर्क था, एक संवैधानिक गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यही होती है कि जो कहीं ना कहीं ऐसी गवर्नमेंट विच इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती हैं, है ना, वही होती है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ऐसी संविधान मतलब जहां पर आपकी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट के ऊपर एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस है, बिल्कुल ये बात अपने आप में सही है। अदरवाइज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा तो एक तरह से हो सकता है कि सरकार बहुत ज्यादा मतलब यू नो ऑटोक्रेटिक हो जाए या बहुत ज्यादा कुछ भी गलत फैसले लेने लग जाए, राइट। तो इसलिए सेकंड तो ठीक है, पर स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत है जो कह रहा है कि इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था बीएएस के बारे में, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। देखो जैसे कई बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हम बात करते हैं, उसी तरह से भारत पता क्या कोशिश कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो। तो इसको मॉड्यूल्स में आपका डेवलप किया जा रहा है। जो पहला मॉड्यूल होगा वो 2028 तक लॉन्च हो जाएगा एंड
जो फिर ऑपरेशनल जो हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वो 2035 तक हमें देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड तो ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसको प्लेस किया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। बिल्कुल गलत है। ये प्लेस किया जाएगा आपके लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, बेसिकली 400 किलोमीटर की हाइट के ऊपर के आसपास, वहीं पर आपको किया जाएगा। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली विल बी द राइट आंसर। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो ये कुछ आपके आपके स्टेटमेंट्स हैं, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो मैंने होमवर्क दिया था यूएनडब्ल्यूटीओ के बारे में, तो यहाँ पर इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे है, वो आपके मैड्रिड स्पेन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इंडियन बाइसन गौर की बात करें तो यस, इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल ही देखने को मिलेगा। कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, द आंसर इज मध्य प्रदेश। इसके लिए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।